हरियाणा जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष पंडित विनोद शर्मा बोल रहे हैं। आज हरियाणा जन चेतना पार्टी और हरियाणा जनहित कांग्रेस का साझा घोषणा पत्र जारी हो रहा है। अंबाला शहर और गांव से आए हुए बहनों और भाइयों, पत्रकार बंधुओं, मेरे जन चेतना पार्टी के अधिकारीगण, ओहदेदारान, हंसका के नेतागण और कार्यकर्तागण जो इस रैली में शामिल होने के लिए आए हैं। कुलदीप बिश्नोई अभी 15 मिनट में यहां पर पहुंच जाएंगे। शाहबाद उन्होंने क्रॉस किया है। पूरे हरियाणा में बारिश हो रही है। दिल्ली में भी बारिश हो रही है। पूरे हरियाणा में बारिश हो रही है। दिल्ली में भी बारिश हो रही है। मैंने खुद देखा है कि कैंट तक बारिश हो रही है, लेकिन जो इलाका अभी इस वक्त बचा है, जहां पर आप बैठे हैं, यहां बारिश नहीं हुई। जब राजन गुगलानी मेरे साथ घर से चले तो सैकड़े नौजवान बच्चों ने अपने मोटरसाइकिल पर अगवानी की। मैं उनसे कहता रहा कि जल्दी चलिए। मेरी एक गुजारिश है, ये जो पालाराम के साथ बच्चे आए हैं, मैंने देख लिया सबको, बहुत अच्छा है भाई। ये नीलोखेड़ी से आए हो आप। अब आप फौरन आपके बाएं हाथ को, आपके दाहिने हाथ को और मेरे बाएं हाथ को सब कुर्सियां पड़ी हैं, कुछ खाली, आप जल्दी से बैठ जाओ। मैं आपको कुर्सियों पे बैठा देखना चाहता हूं, और जब तक आप कुर्सियों पे बैठेंगे नहीं, मैं अपना भाषण रोक दूंगा, उसके बाद ही भाषण दूंगा। बैठ जाइए। जब राजन गुगलानी के साथ घर से चले तो बूंदाबांदी होने लगी थी। थोड़ी थोड़ी कनियां बारिश की पड़ने लगी। मैंने कहा जल्दी कीजिए, जब तक कहीं पहुंचेंगे और तेज बारिश आ गई तो शायद हम मीटिंग को एड्रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहां पहुंचते पहुंचते देखा कि बारिश बंद हो चुकी थी। लेकिन ये बारिश को पड़ना है और मैं सबके साथ मिलकर सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करूंगा और अरदास करूंगा कि रैली के खत्म होने के बाद बारिश जितनी पड़नी है पड़ जाए, क्योंकि हमारे खेतों को सूखा नहीं रखना है। तो सबसे पहले तो आप मेरे साथ 1 मिनट के लिए अरदास करेंगे। हमें बारिश की बहुत जरूरत है, तो मेरे साथ जयकारा बुलाएंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे इस इलाके में और जो लोग पूरे हरियाणा से आए हैं,
उनके मन में कुछ प्रश्न हैं। आज हमने अपने घोषणा पत्र का उद्घोष करना है। We will release our manifesto today. आमतौर पर हर राजनीतिक पार्टी अपना मैनिफेस्टो रिलीज करती है। एक किस्म से ये रिवायत है। हम मैनिफेस्टो लिखते हैं, बनाते हैं, लोगों की समस्याओं के बारे में उसमें चर्चा करते हैं, लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस मैनिफेस्टो में लिखी हुई एक एक सेंटेंस जो है, एक एक लाइन जो है, वो लोगों के दिलों की भावना को प्रकट करती है। वो लोगों की भावना है, लोगों की आशा और अपेक्षा है। वर्षों से सते हुए और सताए हुए लोगों की एक आवाज है जिसको हम बुलंद कर रहे हैं आपके समक्ष आकर। उस आवाज को दबाने की बहुत कोशिश की गई, उस आवाज को कमजोर करने की मुतवातर कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं और मेरे साथी मिलकर जो यहां हजारों की संख्या में बैठे हैं, इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वो सभी लोग जो इस आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ मुकाबला करने में हम सक्षम हों, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। जब भी हम मैनिफेस्टो की बात करते हैं, उसमें सब समस्याओं का तरबीब के साथ, तबरीर के क्रॉनोलॉजी में हमने सब समस्याओं का ब्यौरा दिया होता है। लेकिन साथ ही जब कभी कोई सरकार बनती है, तो मैंने नहीं देखा कि किसी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो को दोबारा पन्ने पलट कर देखा हो। मैनिफेस्टो रिलीज करने के बाद बहुत सी पार्टियों के मैनिफेस्टो, और खासतौर पे कांग्रेस के मैनिफेस्टो, क्योंकि मैं तो उस पार्टी में था, मैं देखता रहा हूं, छपाए तो 50,000 जाते हैं, बांटे 500 जाते हैं, और 49,500 मैनिफेस्टो हमेशा बोरियों में सड़ते मिलते हैं। कोई ना बांटा जाता है, ना कोई इसकी परवाह करता है। ऐसा मैनिफेस्टो रिलीज करने का कोई मायने नहीं, कोई फायदे नहीं है। आज मैं खुलकर आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं जो हरियाणा के जन जन से जुड़ी हैं, अंबाला क्षेत्र के जन जन से जुड़ी हैं। मैं अभी आ रहा था, कारगुजारी के बारे में जब बात करते हैं, तो गुड़गांव से आए मेरे एक साथी ने कहा कि गोडे गोडे तक पानी नेशनल हाईवे खड़ा था, क्योंकि बारिश हर जगह हो रही थी। ये तो चलो बारिश का पानी है। मैं हमेशा जानबूझकर बाई डिजाइन बहुत सी सरकारों ने जानबूझकर ऐसा बर्ताव किया है जिससे लगता है कि जानबूझकर इस इलाके की और इस क्षेत्र की प्रगति नहीं की जाती। मेरा एक प्रश्न है, ये नेशनल हाईवे जो आ रहा है,
ये रोहतक में बहुत अच्छा बने हैं, जितने नेशनल हाईवे हैं बहुत बढ़िया बने हैं, रेवाड़ी में अच्छे हैं। ये जब हम पानीपत से अंबाला तक आते हैं तो नेशनल हाईवे को क्या मार पड़ जाती है मुझे समझ नहीं आती। और आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से जैसे ये कसम खा ली गई हो कि पानीपत से लेकर अंबाला तक का नेशनल हाईवे बनने नहीं देना है, तो मैं अपने पूरे जोर इस सरकार ने मजबूत और शिशानबूझ हो उसके कहने पे अगर कोई एम्स आता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो रोहतक चला जाएगा, झज्जर चला जाएगा। अगर कोई यूनिवर्सिटी बनती है तो वो भी उसी इलाके में जाएगी। अभी कुछ सड़कें बनती हैं वो उसी इलाके में, इंडस्ट्रियल मॉडर्न टाउनशिप बननी है तो भी वहीं में जाएगी। केंद्र से कोई रेलवे का प्रोजेक्ट आता है वो भी वहां जाएगा। तो जब केंद्र सरकार में उनकी इतनी चलती थी तो क्या कारण है कि हजारों लाखों लोग इस नेशनल हाईवे पे जब सफर करते हैं उनमें सैकड़े लोगों की मौत हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? यह प्रश्न मैं करना चाहता हूं। क्यों किया ऐसा? क्या गुनाह है उन लोगों का? किस बात का बदला लिया जा रहा है? जहां तक मुझे मालूम है, जहां तक मैं जानता हूं, ये लोग शरीफ लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत की कमाई हुई रोटी खाते हैं। लेकिन इन लोगों को दबाने के लिए एक नहीं अनेक किस्म के कार्य किए गए हैं ताकि इनको दबाया जा सके। और उन कार्यों में सबसे बड़ा कार्य जब मैं बात करता हूं कि यहां का इंडस्ट्रियल मॉडर्न टाउनशिप जो अंबाला में लगने वाला था, जिसकी वजह से लाखों बच्चों को रोजगार मिलना था और जिसके 4 सेक्शन के नोटिस हो चुके थे, उसके 4 सेक्शन के नोटिस के बाद नोटिस नहीं किए गए सेक्शन 6 के, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि यहां पर आईएमटी बनाई जाए। आईएमटी बनने से इस इलाके में समृद्धि आती, आईएमटी बनने से इस इलाके में रोजगार मिलता। लेकिन हमारे बच्चों को रोजगार से वंचित रखने के लिए, इस इलाके को समृद्धि से वंचित रखने के लिए जब रोहतक में 35 से 40 लाख रुपए तक एक किसान के 1 किले की कीमत दी गई, तो अंबाला के किसानों को 10-12 लाख में टालने की कोशिश की तो उन्होंने विरोध किया। ये गलत था। यहां की जमीन और वहां की जमीन में क्या अंतर है? क्यों यहां भी 40 लाख रुपए 35 लाख रुपए किला मेरे किसान भाइयों को नहीं दिया गया? अगर आज भी ये 35-40 लाख रुपए किला देने का वायदा करें, मेरा विश्वास है कि यहां के किसान इस इलाके की समृद्धि के लिए अपनी जमीन को देने को तैयार होंगे। लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। मैंने अपने घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि हम आईएमटी लगाएंगे। सरकार बनने के बाद सबसे पहला फैसला आईएमटी का होगा। और साथ में यह भी घोषणा है कि 50 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को मुआवजा दिया जाएगा अगर आईएमटी लगेगी। और भी जो कार्य हैं हमारे बीच में, हमारे बहुत ही सीरियस नेता हंसका के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन धर्मपाल मलिक जी पहुंच गए हैं। उनके पीछे पीछे कुलदीप जी आ रहे हैं, वो भी पहुंचने वाले हैं। 50 लाख रुपए एकड़ के साथ जो हम
जिस किसान की जमीन आईएमटी में आएगी, उसको रहने के लिए 500 गज का मकान की जमीन भी दी जाएगी, और उसके साथ जो मुनाफा आईएमटी बनने के बाद उस इदारे को होगा, क्योंकि एचएसआईडीसी का यह मानना है कि नो प्रॉफिट नो लॉस की कंपनी है वो। हुड्डा का यह मानना है कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करते हैं, और 50 लाख रुपए प्रति एकड़ देने के बाद जो मुनाफा चाहे हुड्डा को या एचएसआईडीसी को होगा, उसमें से आधा हिस्सा किसानों को मिलेगा। इसका भी हम वायदा करते हैं। लेकिन अपने नौजवानों को रोजगार के लिए हमारी लड़ाई जो चली है मुतवातिर चलेगी, और हम उनको रोजगार दिलवा के रहेंगे। साथियों, मेरे मैनिफेस्टो में सबसे पहला मुद्दा ही मैंने ये लिया है, एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट क्या है? सरकारी नौकरियां या फिर निजी इदारे में नौकरियां? मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, क्या है? सरकारी नौकरियां या फिर निजी इदारे में नौकरियां? मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे अंबाला से, कुरुक्षेत्र से, जिला यमुनानगर से, जिला कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, ये जीटी रोड का जितना इलाका है, नौकरियों में मामले में इतना भेदभाव हुआ है कि आज नौजवान के मन में इतना आक्रोश है, क्योंकि जो पढ़े लिखे नौजवान जो डिजर्व करते हैं, जिनको नौकरियां मिलनी चाहिए, उनकी नौकरियां ना मिलके, उनको नौकरियां ना देके, राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर, राजनीति को आगे रखकर जिन बच्चों को इंटरव्यू के जरिए नौकरियां देने के लिए ज्यादा नंबर दिए गए हैं, इससे बड़ा गुनाह मैं नहीं समझता कि सरकार कोई कर सकती है। लोगों की भावनाओं, बच्चों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, उसका जवाब हम देंगे। उसका जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जिन लोगों ने दफ्तरों में बैठकर एसएससी, हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन, मेरे कुछ साथियों ने कहा कि आप इसको साइमन कमीशन क्यों कहते हो? मैं इसलिए कहता हूं कि यह कमीशन ऐसा कमीशन है जिस कमीशन ने, आप बस भाई, अब और कोई नहीं, हो गया, बैठ जाओ, जहां जगह मिलती है बैठ जाओ प्लीज। ये साइमन कमीशन क्यों है? लाखों नौकरियां, लाखों बच्चों को, 10 लाख बच्चों को एक तरफ करके कुछ चंद बच्चों को जब नौकरियां दी जाती हैं, तो सिर्फ उन बच्चों पे नहीं, उनके मां बाप पे क्या असर होता है, यह भी देखना पड़ता है। उनके दिलों पे क्या गुजरती है, उन परिवारों के दिलों पे क्या गुजरती है। आज हरियाणा की जनता, हरियाणा का नौजवान, हरियाणा की नवयुवतियां इनको माफ नहीं करेंगे। आने वाले चुनाव में नतीजे देखिएगा, आने वाले चुनाव के नतीजे देख के पता चलेगा कि जिस तरह का अन्याय इन लोगों ने किया है, उस न्याय का जवाब आने वाले चुनाव में दिया जाएगा। हमने इंडस्ट्री की बात रखी। कोई जमाना था फरीदाबाद में
पानीपत में इंडस्ट्री का हब माना जाता था। आज फरीदाबाद से लेकर कालका तक, यमुनानगर तक कोई नई बड़ी इंडस्ट्री नहीं आई। परसों 2-3 दिन पहले ये जो हरियाणा सरकार ने एक कैंपेन चलाई है, पब्लिसिटी कैंपेन, मुझे याद है 2004 में इंडिया शाइनिंग के नाम पर एक कैंपेन चली थी और 2004 में उस कैंपेन के बाद उस सरकार का क्या हशर हुआ था आप भी जानते हैं। और अब एक हरियाणा नंबर 1 की कैंपेन चली है। कोई टेलीविजन, कोई अखबार आप निकाल के देखिए, इधर किसानों को पानी नहीं मिल रहा। पिछले 10 वर्षों में किसानों की आमदनी कम होती जा रही है। जितनी लागत किसान की फसल उगाने में है, उससे कम मुआवजा किसान को निर्धारित किया जाता है जब फसल का पैसा दिया जाता है। और दूसरी तरफ उन्हीं के सैकड़ों करोड़ रुपए, आप यहां जितने लोग बैठे हो भाइयों, जो सैकड़ों करोड़ रुपया इस कैंपेन पे, जो फालतू की कैंपेन है जिसके कोई मायने नहीं है, जो सैकड़ों करोड़ रुपए इस पे लग रहा है, उस रुपए में आपके भी जेब से सैकड़ों या हजारों रुपए गए हैं। आपका पैसा गलत इस्तेमाल हो रहा है, आपके पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। इसका जवाब मांगेंगे, हमें इसका जवाब चाहिए कि इस कैंपेन के जरिए क्या होगा। इसी कैंपेन का एक हिस्सा 4 दिन पहले मैंने देखा, पढ़ के सुनाना चाहता हूं थोड़ा सा, 2 मिनट लूंगा, ज्यादा लंबा समय नहीं है। गत 9 वर्षों में देखो यमुनानगर की बदली तस्वीर। पिछले 9 वर्षों में बदली यमुनानगर की तस्वीर। ये 2 ही पेज मिले हैं मुझे, बाकी तो पता नहीं क्या है। स्कूलों की संख्या 900 से 1300 यमुनानगर में, यानी कि 400 स्कूल बढ़ गए हैं। और मैं दूसरे जिलों के आंकड़े लाके दूं तो एक एक जिले में 1200 1500 स्कूल बढ़ा है। कोई ऐसे जिले भी हैं। महाविद्यालय यानी कि कॉलेज 9 वर्षों में एक खुला है, एक खुला है यमुनानगर। प्राइवेट आईटीआई, अब प्राइवेट आईटीआई में गवर्नमेंट का क्या लेना है? एडवर्टाइज कर रहे हैं कि प्राइवेट लोगों ने आईटीआई खोल दी है। भाई उसका सरकार से क्या लेने देना? उन्होंने तो कोई पैसा नहीं लगाया। कई अफसरों ने बीच में पैसे खा लिए होंगे आईटीआई देने के। फिर जी तकनीकी संस्थान, पावर प्लांट, यमुनानगर में पावर प्लांट पहले 1 था, 0 था, अब 1 हो गया। मुझे याद है कि पावर प्लांट पहले लग रहा था जब सरकार बनी थी। उन दिनों में नहीं लगा, उससे पहले लग रहा था। मनरेगा स्कीम सरकारी स्कीम है। लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन, लाडली योजना, ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम 7 बने हैं। इसी तरह अंबाला का राजकीय महाविद्यालय 2, एक डीम्ड विश्वविद्यालय। डीम्ड विश्वविद्यालय, व्हाट इज गवर्नमेंट टू डू विद इट? किसी ने विश्वविद्यालय बनाया, उसका डीम्ड विश्वविद्यालय बना दिया। एक आपने निजी विश्वविद्यालय बनाया। सरकार की तरफ से 15-20 यूनिवर्सिटीज बनी हैं और अभी 1 महीना पहले 3 यूनिवर्सिटीज बनी हैं। 40 किलोमीटर की परिधि में तीनों यूनिवर्सिटी बनी है।
40 किलोमीटर में। क्या पानीपत, करनाल, अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, इन इलाकों में यूनिवर्सिटी देने की कोई मंशा नहीं थी? यहां की एजुकेशन का क्या कौन ध्यान रखेगा? क्योंकि हमारा हक है कि हर बच्चे को बराबर का मौका मिलना चाहिए, पढ़ाई लिखाई का एक जैसा मौका मिलना चाहिए ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़ सके। ये तो बेसिक हमारी डिमांड है, बेसिक हमारा हक है। मुझे समझ नहीं आती कि सरकार इसके ऊपर भी, नौकरियों में तो भेदभाव था, किसी घर में 5 नौकरियां और किसी गांव में एक भी नहीं, ये तो हम सब जानते हैं। अरे भाई, किसी के यहां देसी घी के दिए जल रहे हैं और हमारे यहां मिट्टी के तेल के भी दिए नहीं जलने देंगे, कैसे चलेगा? हम कैसे जिएंगे? हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आपके हक और उनके हकों में कोई अंतर है क्या? आप इस देश के निवासी नहीं? आपकी आस्था में कमी है क्या? तो ये क्या गलत बात क्यों है? इसका मुकाबला तो करना है। ये लूट है, ये डाका है, लोगों की भावनाओं के ऊपर डाका है। ये दिन दिहाड़े हमारे हकों को छीन रहे हैं। तो हम अपने हक और हकूक की रक्षा के लिए अगर आंदोलन करें तो ये हमारे वर्करों के ऊपर लाठियां बरसाते हैं। अगर हम आंदोलन करें कि इंटरव्यू सिस्टम खत्म होना चाहिए, अगर हम मांग करें कि एसएससी खत्म होनी चाहिए, तो ये हमारे नौजवान बच्चों को पकड़कर जेलों में ठूंस देते हैं। कब तक चलेगा? कब तक हम इस तशद्दुद को बर्दाश्त करेंगे? कब तक इनकी मनमानी चलेगी? एक दिन आएगा, लोग इनको सबक सिखाएंगे और वो दिन दूर नहीं है, वो दिन आने वाला है कि इनकी करनी का फल इनको मिलेगा और बराबर मिलेगा। और हम भी निर्भीक होकर अपनी बुलंद आवाज उठाएंगे और मुकाबला करेंगे और हमें विश्वास है कि अंत में जीत हमारी होगी। हमारे किसान भाई यहां पर आए हैं, मुझे दुख है इस बात का। हमारी फसल पानी से होती है, अच्छे बीज मिलने चाहिए, अच्छी खाद मिलनी चाहिए और जब फसल हो जाए तो अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। क्या कोई भी व्यक्ति अपनी छाती पर हाथ रख के यह कह सकता है कि अगर उसने अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे से ट्यूबवेल ना लगाया होता तो आज जीरी का क्या हाल होता है इस इलाके में, आप सब जानते हैं। अंबाला से जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष पंडित विनोद शर्मा को सुन रहे थे आप। आगे बढ़ते हुए